हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आज हम कर रहे हैं हमारा यू टेट यानी कि उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम होता है आपका। उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम में उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम में 2017 वाले पेपर के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 315, 43, 68 और 385। तो कौन से वाले अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या रामचंद्रिका। तो हिंदी का आपका प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, एकाक्षरी की, द्रविड़ की, भारोपीय की या सेमेटिक की। तो ये आ जाएगी आपके भारोपीय की भाषा है, ठीक है। निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं आपके? ट, ठ, ड और ड़। ट, ठ, ड, ढ। तो ये हो जाएंगे आपके मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए, यानी कि इनमें अशुद्ध कौन सा है? अनाधिकार, कवियत्री, पुरस्कार या संन्यास, ठीक है। अशुद्ध बताना यानी गलत वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये गलत कौन सा है? अन अधिकार। ये अनाधिकार नहीं होता, ये अन अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताओ। योग रूढ़ शब्द बताना है, 4 ऑप्शन है, मलयज, दिवाकर, लंबोदर या माधव। तो इसमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? लंबोदर। लंबोदर शब्द क्या है आपका? योग रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं आपके? क्योंकि जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं पर उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लंबोदर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? लंबे उदर यानी कि लंबे पेट वाला, ठीक है। तो यह एक निश्चित विशेष व निश्चित अर्थ में गणेश जी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि दो शब्दों को मिलाया, लंबा और उदर, लेकिन उनसे मतलब क्या निकल रहा है? कुछ और ही निकल रहा है गणेश जी को लेके। तो वो क्या हो जाता है? आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नांकित पद में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधु नाना। तो विशेषोक्ति, विभावना, निदर्शना या व्यतिरेक। तो इसमें कौन सा होगा? विभावना अलंकार होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना है, ठीक है। कारण के रहते हुए भी कार्य का नहीं होना है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना। उसके बाद आ जाओ, निम्नांकित पद्य किस छंद में है? नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी, मालिनी, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित या शालिनी। इनमें से कौन सा जो है छंद होगा, ये इसने पूछा है। तो कौन सा होगा इसमें? द्रुत विलंबित। अब यहाँ पर आपको छंद देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी मात्राओं की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है। कौन से वाले में? द्रुत विलंबित में। तो आपको मात्राएं गिनना आनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा, जिसके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत होगी ना, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखो आप, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ, मम्मट, राजशेखर या पंडित राज जगन्नाथ का। इन चारों में से किसका कथन है? ये आ जाएगा आपका विश्वनाथ का कथन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना या बहुत परेशान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? असंभव को संभव करना, यानी कि किसी ने किसी क्या कर दी? नाक पर सुपारी तोड़ दी। अब वैसे नाक पर सुपारी कैसे टूटेगी? सुपारी तो काफ़ी सॉलिड होती है, उसको तो वैसे तो कोई उपकरण आता है, उससे काट के खाया जाता है। देखो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 41। निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास होगा? वाचस्पति, घनश्याम, त्रिभुवन और चंद्रशेखर। तो किस में होगा आपका? वाचस्पति में होगा। कैसे आया? क्योंकि वाचस्पति में देखो इसका आप समास विग्रह करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वाच का पति, वाच का
पति। वाच यानी क्या होती है आपके वाणी, ठीक है, वाणी का पति, तो उसके लिए क्या आ जाएगा वाचस्पति। इसमें क्या हो जाता है कि विभक्ति चिन्ह जो होता है ना उसका लोप हो गया। किसका लोप हुआ? का, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद आ जाओ पितराज्ञा में कौन सी संधि है? पितृ प्लस आज्ञा, देखो पितराज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो कौन सी संधि आ जाएगी? गुण संधि। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है इसने कि निम्नांकित में तद्वित प्रत्ययांत शब्द बताइए। तो तद्वित प्रत्यय कौन से में है? शांत, निंदित, पतित और आदित्य। तो इनमें से किस में आ जाएगा? निंदित में क्या है आपका तद्वित प्रत्यय है। उसके बाद आ जाओ मंगलेश डबराल की कृति जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाला आ जाएगा? हम जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताइए। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या विद्या निवास मिश्र। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा पंडित किशोरीदास वाजपेयी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कालक्रम के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता और गोदान, ठीक है, 4 रचनाएं हैं। तो इनका सही क्रम कौन सा होगा? इसमें सही क्रम होगा आपका चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी, ठीक है। अब आ जाओ आप इस पे गद्यांश पे। तो गद्यांश में देखना, मनुष्य अपने विकास के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी विविध आवश्यकताओं क्या करता है? पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययता पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर करता है। प्रकृति के अमूल्य उपहारों वन, जल, खनिज आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर करता है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। जहां इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, न कि साहित्य और कला की तरक्की को। इस दृष्टि से भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। गांधी जी अग्रगामी चिंतक थे क्योंकि वे औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण की अंधी होड़ के खतरे को अच्छी तरह पहचानते थे। वे नव औद्योगिक सभ्यता की अमानवीय प्रकृति के घोर विरोधी थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब पूरा विश्व विकास की ओर भाग रहा था, तब गांधी जी ने हिंद स्वराज द्वारा विश्व समुदाय को आगाह किया। वे ऐसे विकास के समर्थक थे जो कि न सिर्फ मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वरन स्थायी रूप से भविष्य के लिए निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करे। फिर चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 47, प्राकृतिक साधनों का इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति से प्रयोग का अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया जाए, इच्छा के अनुरूप प्रयोग किया जाए, न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया जाए, और उसके बाद है 4th वाला संरक्षण व संवर्धन की भावना के साथ मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही। 48 देखिए, स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय क्या था? देश के आर्थिक विकास का युग, साहित्य कला के विकास का युग, सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक व नैतिक विकास का युग या औद्योगिक विकास का युग। तो ये था आपका सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक व नैतिक विकास के युग के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 में इसने पूछा है कि गांधी जी को अग्रगामी चिंतन क्यों कहा गया, यानी चिंतक आना चाहिए था यहाँ, अग्रगामी चिंतक। तो उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के खतरे को भांप लिया था।
उन्होंने हिंदी स्वराज पुस्तक की रचना की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का क्या उठाया था, बीड़ा उठाया था। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के बारे में क्या किया था, खतरे को भांप लिया था, पता लगा लिया था। ठीक है, तो उन्होंने उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में इसने पूछा है कि विकास का अनिवार्य लक्ष्य है कि विकास सतत व नैतिक हो, व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, विकास भौतिक संपन्नता का आधार हो, विकास मूलतः क्या हो, पारंपरिक हो। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, विकास सतत व नैतिक होना चाहिए। 51 देखिए, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, या फिर शिक्षण का जो आपका प्रवाह है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इससे रसानुभूति में क्या होता है, व्यवधान होता है। उसके बाद आ जाओ 53, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सूत्र अथवा नियमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, या समवाय या अंतर्योग प्रणाली। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, आगमन प्रणाली आपकी प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की क्या होगी, सर्वोत्तम विधि होगी। लेकिन ये सिर्फ प्राथमिक स्तर के लिए होगी सर्वोत्तम। विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें आपस में वार्तालाप खेल के अवसर प्रदान किए जाए, अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, उपरोक्त सभी कुछ किया जाए। तो इसमें क्या जाएगा, सभी कुछ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 में इसने पूछा है कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसने दिया था, स्वीट, हरलॉक, कोमास्की और एलिस। चारों में से किस विद्वान ने दिया था, तो ये दिया था एलिस ने। 55 में देखिए, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपके है 25। ठीक है, कितनी है, 25 है। उसके बाद आ जाओ 56 पर। एक बच्चा अपनी मातृभाषा क्या कर रहा है, सीख रहा है। वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, अत्यधिक संशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, या फिर विकासात्मक त्रुटि। तो वो कौन सी कर सकते हैं, सरलीकरण वाली त्रुटि कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सरलीकरण में वो दोनों सेम त्रुटि कर सकते हैं, जो पहले वाला करेगा वही दूसरा वाला। देखो उसके बाद आ जाओ पद्यांश। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित चित्रित निडित से तारक, सोता पाराशार दुर्गों में भय भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। इस कविता के रचयिता कौन है, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, या फिर निर्मला गर्ग। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके, महादेवी वर्मा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। अपठित पद्यांश में से किस रस की अभिव्यक्ति है, करुण रस की, शांत की, श्रृंगार की, या अद्भुत रस की। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके, करुण रस की। उसके बाद भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता दुर्बोध रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, आरंभिक रचना है, या प्रकृति चित्रण की दृष्टि से क्या है, बेजोड़ है। तो कैसी आ जाएगी ये आपके, होगी ये श्रेष्ठ रचनाओं में से एक। 60वां देखिए, रचयिता के विषय में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवित्री थी, साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी त्रयी में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, या फिर सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। तो वो क्या थी, साधना में दूसरी मीरा थी। ये होता है आपका पेपर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।